हेलो बच्चों, बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी एंड में आपको एक पज़ल मिलेगा। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ बायनॉमियल एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि बेसिकली नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो मैं आपको उसका एक आइडिया दूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा ही आपको जानकारी दूंगा, जो कि बाद में बहुत काम आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बायनॉमियल थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ठीक है, 11वीं कक्षा में पढ़ोगे। तो नंबर सिस्टम में, जो कि मैंने आपको इससे पहले स्टार्ट किया था, जो रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उससे ही आगे मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बायनॉमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बायनॉमियल थ्योरम जानने से पहले चैप्टर का नाम है बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आता है, उसके अंदर ये टॉपिक है। तो उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि NCR एक टर्म होता है, NCR। ठीक है, NCR जो नोटेशन होता है, मतलब नोट डिनोट करने का एक तरीका होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आपके लिए बिल्कुल ही नई सी चीज़ होगी, मुझे पता है, ये आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको, मज़ेदार लगेगा। आप ध्यान से सुनना। तो देखो, NCR का मीनिंग क्या होता है। NCR का मतलब होता है N चीज़ों में से R चीज़ों को सेलेक्ट करना, चूज़ करना। N चीज़ों में से R चीज़ों को चूज़ करना। ठीक है, और ऐसा ही मिलता जुलता एक और टर्म होता है NPR, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल बस NCR की ज़रूरत है। तो उसके बारे में देखते हैं कि वो अलग अलग नोटेशन जो होता है NCR का, वो मतलब कैसे हम लोग उस चीज़ को और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखो, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे N है, कोई एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट है। उन 50 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को मुझे चूज़ करना है। तो वो 50 में से 10 में बहुत सारे तरीके से चूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो 50 में से वो 10 को जो चूज़ करना है, उसे ही हम लोग 50C10 ऐसे लिखेंगे। तो ऊपर जो N के जगह पे रहेगा वो टोटल रह जाता है। N के जगह पे जो रहेगा वो टोटल हो जाता है कि टोटल कितने में से चूज़ करना है। और नीचे जो 10 रहता है, उसका मीनिंग होता है कि कितनों को चूज़ करना है। नीचे जो रहता है 10, उसका मतलब होता है कितनों को चूज़ करना है। ठीक है, तो 50C10 का यही मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। तो C का आपके दिमाग में आएगा कि C का मीनिंग क्या होता है। तो C का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन। C का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, वही कि 50 में से 10 को चूज़ करना है। उसी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। ओके, वैसे और भी हो सकता है कि 10 कुर्सियां हैं, उसमें से 5 को चूज़ करना है। कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट डे आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल के बारे में, कि 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाता है? 120। तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आपको लगेगा कि सर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि एक चेयर पे, मतलब कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ कि एक चेयर नहीं, 5 चेयर्स है। 5 चेयर्स है, उन 5 चेयर्स पे 5 लोगों को बैठाना है। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 5 चेयर्स पे 5 ही पर्सन को बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो देखो, ये 5 चेयर्स हो गए। मैं चेयर्स कुछ ऐसा बना देता हूँ, 3 4 5। 5 ही लोगों को बैठाना है। तो कितने तरीके से बैठाना, मतलब कि अलग अलग सीट पे अलग अलग आदमी बैठेगा, तो वो अलग तरीका हो गया। मतलब मान लो 5 आदमी है, ABCDE। तो अगर मैं चेंज कर दूँ एक ऑर्डर ABC और यहाँ पे ED कर दूँ, उल्टा कर दूँ D और E का पोजीशन, तो ये एक अलग तरीके से बैठाना हो गया। या फिर यहाँ भी CV कर दूँ और यहाँ भी ED रखूँ, तो यह एक अलग हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके से हम लोग 5 लोगों को 5 चेयर्स पे बैठा सकते हैं। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं आप अभी देखो। तो आप ये ऐसे ही इसको सोचते हैं कि ये पहला चेयर है मान लो,
यहाँ बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, 5 लोगों में से बैठाना है तो 5 में से किसी भी एक को बैठा सकते हैं, है ना। तो 5 ऑप्शन है अपने पास, एक को बैठा दिया, कितने आदमी बचे, 4। तो यहाँ पे बैठाने के लिए 4 ऑप्शन है अपने पास, 4 लोगों को बैठा सकते हैं। यहाँ पे बैठाने के लिए 3 है, यहाँ पे बैठाने के लिए 2 और यहाँ पे बैठाने के लिए 1। इसी प्रकार ये सब मल्टीप्लाई होके 5 फैक्टोरियल बनता है। क्या बनता है, 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मीनिंग आपको समझा होगा कि n चीज़ों को अरेंज करना, है ना, n आर्टिकल्स को अरेंज करना ही n फैक्टोरियल कहलाता है। 5 चीज़ों को अरेंज करना 5 फैक्टोरियल कहलाता है। अभी तो मैंने चेयर पे अरेंज करने का बताया ना, कोई भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कई बार अरेंज करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ही ज़रूरत होता है अपने को किस चीज़ का, फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग आपने समझा। अब आते हैं एनसीआर पे। तो एनसीआर का मीनिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया कि n चीज़ों में से अलग हो गया, थोड़ा सा n चीज़ों में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है जैसे IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसमें 8 टीमें हैं। 8 टीमों में सबके बीच एक मैच अगर हो, सबके बीच एक मैच होना हो तो टोटल कितने मैचेस होंगे। अगर ये सवाल कितने मैचेस होंगे तो वो भी एक तरह से इस पे बेस्ड ही हो जाता है। तो कितने मैच होने के लिए 8 टीमों में से कितने तरीके से 2 टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, वही मीनिंग हो गया ना। 8 टीमों में से कितने तरीके से 2 टीम चूज कर सकते हैं, वही मीनिंग हो जाता है कि नहीं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कि IPL में कितने मैचेस होंगे, अगर सबके बीच एक मैच ही हो तो 8C2। वैसे होता 2 मैच है ना, होता 2 मैच है, लेकिन मैं वो एक कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर एक मैच ही होना हो तो 2 टीम सेलेक्ट करना है 8 टीमों में से, तो 8C2, है ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ये देखो। तो अपने पास टर्म था NCR, यहाँ नहीं लिखता हूँ, आपको नोट्स अच्छा अगर बनाना है तो NCR मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर ये आया किधर से, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका होता है ये फॉर्मूला लाने का, आपको ये बाद में सिखाया जाएगा, मैं ही सिखाऊंगा आराम से, थोड़े दिनों बाद आप सीख लोगे, ठीक है। तो कैसे क्या आया वो बाद में सीखेंगे, अभी बस ये याद रखो कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे NCR को डिनोट आप कई बुक में ऐसे भी करते हुए देख सकते हो, यहाँ n यहाँ r ऐसे लिख दिया जाता है, इसका मीनिंग भी वही होता है। या फिर कई बार CNR ऐसे भी लिख दिया जाता है ना। लेकिन ज़्यादा फेमस तरीका यही वाला होता है, NCR को ऐसे ही डिनोट करना किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब जैसे 50C10 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये करना थोड़ा सा टफ होगा। 50 फैक्टोरियल बाय r की जगह पे 10 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 10 फैक्टोरियल। अब आप 50 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46, ऐसे बहुत सारे टर्म हो जाएंगे, है ना। तो वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, करने की ज़रूरत भी नहीं है। 10C5 रहेगा तो उसका क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। चलो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 10 इंटू 9 इंटू 8, आपको फैक्टोरियल का क्लास याद हो तो इसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ 5 फैक्टोरियल पे रुक सकते हैं। ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, देखो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बोल सकते हैं, इंटू 1, 3 इंटू 2 6 ख़त्म हुआ, है ना। 5 2 10 ख़त्म हुआ, 4 2 8 ख़त्म हुआ, 63 इंटू 4 252। मतलब 10 लोगों में से 5 लोगों को चूज़ करना है। कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 252। कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 252। अब 8C2 की बात करते हैं। 8C2 का वैल्यू मतलब IPL में अगर सबके बीच एक ही मैच होता तो कितने मैचेस होते हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हुआ।
अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 इंटू वन, कितना बचा, या 2 इंटू वन होता है, मैंने 2 लिख दिया है, कितना हो गया 28। मतलब सबके बीच एक एक मैच ही हुआ तो 28, तो दो दो मैच तो डबल कर दो, मतलब 56 टोटल। मतलब कि अगर एक एक मैच होता 8 टीमों में सबके बीच तो 28 मैचेस होते हैं, और अगर दो दो मैच होगा तो 56। वैसे आईपीएल में दो दो मैच होता है, लेकिन ये लीग मैचेस हो गए। अगर वही हम लोग सेमीफाइनल और प्ले ऑफ्स जो होता है वो इंक्लूड कर दें तो प्ले ऑफ कितना होता है, अब वो काउंट कर लेना, टोटल 3 होता है शायद, और फिर फाइनल भी हो जाता है, तो टोटल 60 मैचेस हो जाते हैं, है ना, टोटल 60 हो जाते हैं, 56 लीग मैचेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है एनसीआर का मीनिंग। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो। ऐसे कि किसी से पूछ भी सकते हो कि अगर टोटल 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में मुझे 4 बच्चों को चूज़ करना है, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 10C4, है ना, 10C4 चूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ये होता है एनसीआर का मीनिंग, एनसीआर नोटेशन ये से कहा जाता है। और इसके बारे में और भी बहुत ही वृहद रूप से, बहुत ही डिटेल में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड, उसमें देखते हैं, बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को सीखा जाता है। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दोगे तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ 5C2 का वैल्यू क्या होगा, 5 में से 2 लोगों को कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बाय ये 2 फैक्टोरियल और इधर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे क्यों रुक गया, आपको अभी समझ में आएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, देखो ये और ये ख़त्म हुआ, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 10। और एक बार मैं 5C3 का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, वो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो तो ये क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इधर 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये भी 10 आ गया। तो ध्यान से देखो तो ये और ये, इन दोनों का वैल्यू सेम ही आया है, 10 और 10। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम ही आया है, 10 और 10। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि अगर ये जो नीचे r का वैल्यू लिया है मैंने, इधर एक r दिखा मुझे 2 और इधर एक r दिखा 3, अगर इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है, तो उनका वैल्यू इक्वल होने वाला है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5C2 इज़ गोना बी इक्वल्स टू 5C3, या फिर 7C4 किसके इक्वल होगा, 7C3 के इक्वल होगा। देखो 4 + 3 7 होता है, तो वो इक्वल आप करके देख लेना। या फिर 8C3 के इक्वल होगा, 5 + 3 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे n का वैल्यू मीन्स 7 और 4 हमेशा 7 से, मतलब यहाँ पे 4 के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो 7 पे के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे उससे हमेशा छोटा ही होगा। वैसे भी क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है कि 8 लोगों में से 5 लोगों को चूज़ करना, तो जितने लोगों में से चूज़ कर रहे हैं वो तो हमेशा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो मैंने ऊपर लिखा था NCR बराबर ये होता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अब पहली बात जितने लोग हैं, यहाँ पे आर्टिकल ही सेलेक्ट करना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स n कभी नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। r बिलोंग्स टू होल नंबर। अब r को होल नंबर क्यों ले लिया, क्योंकि 0 किसी को चूज़ नहीं करना है, वो भी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा मन है मैं किसी को चूज़ ना करूँ, तो r किसी को चूज़ नहीं करने वाला, उस केस में r को 0 ले लेंगे। लेकिन n तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तो उसको होल नंबर ही लेंगे। और दूसरी चीज़ r जो होगा वो n से या तो छोटा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, कि 5 लोगों में से 5 को चूज़ कर लो, वो भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसीलिए r इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n, ये भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लिख दिया, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप याद रखो। और मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कि NCR जो होगा वो हमेशा NC(n-r) के इक्वल होगा। अब ये n-r क्यों, अभी जो ये तीनों बताया था, ये तीनों से ही ये चीज़ मैंने लिखा है ना। देखो n-r और r ऐड होके क्या हो रहा है, n के इक्वल हो रहा है, इसीलिए ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, अब ये आप याद रखो, आपको ये चीज़ नहीं भूलना है। तो ये हो जाता है अपना NCR के बारे में। NCR के बारे में आप समझते हो कि NCR का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे कि बायनोमियल थ्योरम का मीनिंग क्या होता है।
देखो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, बायनोमियल आपने सुना होगा, बायनोमियल होता है कि दो टर्म, जो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। तो यहाँ पे दो टर्म के बारे में ही देखते हैं। अगर x प्लस वाई की बात करें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मैं आपको बोलूँ कि x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई होल 4 क्या होता है, तो अभी आप बता नहीं पाओगे, लेकिन मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस वाई रेज टू 4। x प्लस वाई होल 5 क्या होता है, x5 प्लस 5x4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5xy4 प्लस वाई रेज टू 5। ये सब आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो इन सब को आप एक बार ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करके आप ये पाओगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो घटता चला जा रहा है। पहले x का पावर 2 था, x प्लस वाई होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। x प्लस वाई होल स्क्वायर में आप देखो पहले x का पावर आपने क्या रखा था, 2 रखा था। 2 के बाद सीधा हो गया 1, 1 के बाद हो गया 0, है ना। 2 के बाद हो गया 1 और 1 के बाद हो गया 0। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। x प्लस वाई होल क्यूब में देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2, मैं x के पावर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। x प्लस वाई होल 4 में देखो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इधर 2, इधर 1, इधर 0। इधर देखो तो x का पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0। मतलब कि x का पावर घटता चला जा रहा है और y का पावर बढ़ता चला जा रहा है। y का पावर देखो यहाँ पे था ही नहीं, इधर 1, इधर 2, इधर भी था ही नहीं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर भी था ही नहीं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और इधर था ही नहीं 1, 2, 3, 4, 5। y के पावर्स की बात कर रहे हैं, तो y का पावर बढ़ता चला जा रहा है ना, y का पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे मैं सब कुछ जनरलाइज कर सकता हूँ, एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ कि किसी भी कोई भी x प्लस वाई होल रेज टू n हो, अगर x प्लस वाई होल रेज टू अगर n हो तो उसमें क्या हो जाएगा, n मतलब कुछ भी, n मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कि 5, 7, 8, 9, 11, 12, 100 कुछ भी लिया जा सकता है, उन सब का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। सोचो कितना अच्छा हो जाएगा, कितने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हम लोगों को मिल जाएगा इसका यूज़ करके। तो अगर n होगा तो वो हम लोग ऐसे x पे पावर n प्लस x पे पावर n माइनस 1 इंटू वाई एक आ जाएगा, y पे बढ़ाते जाएंगे ना, x पे घटाते जाएंगे, x पे पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस x पे पावर n माइनस 3 वाई क्यूब। ऐसे बढ़ते 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 जो सेकंड लास्ट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई रेज टू n माइनस 1 प्लस लास्ट वाला क्या होगा, y रेज टू n। ऐसा ही होने वाला है, हमेशा फिक्स है। देखो x का पावर मैं घटाते चला गया हूँ, n से n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और धीरे धीरे 1 आया, फिर 1 से 0 हो गया। और y का पावर देखो पहले था ही नहीं, 1, y 2, 3, फिर यह एंड में y रेज टू n तक चला गया। लेकिन इन सब का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट कैसे आएगा, कोएफिशिएंट का मतलब हो जाता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उनके साथ जो मल्टीप्लाइड है। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट क्या था, 3, एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 3, यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था, 1, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था, 1, यहाँ 6 है कोएफिशिएंट, यहाँ 4, मीन्स वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो, तो इसमें भी तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो क्या होगा। तो वो चीज़ आप ऑब्ज़र्व करके लिख सकते हो। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो तो आपको दिखेगा कि 1, 2, 1। अच्छा, मतलब कि अगर सिर्फ मैं x प्लस वाई लिखता तो वो क्या होता, x प्लस वाई ही होता। तो देखो ये x का 1 ले लिया, x और y का जो 1 और 1 कोएफिशिएंट था उनको ऐड कर दिया तो 2 आ गया, और फिर y का अकेला 1 लिख दिया। अच्छा, फिर ये x स्क्वायर का 1 लिख दिया, फिर इन दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करके 3 लिखा, फिर इन दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करके 3 लिखा, फिर ये y स्क्वायर का अकेला 1 आ गया। आपको कुछ दिख रहा है आगे, आप देखो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको वो पैटर्न एक बार दिखाता हूँ
देखो, एक होता है 1, फिर होता है 1 1, फिर ये अकेला 1 1 प्लस 1 2, फिर ये 1 प्लस 1 2, फिर ये अकेला, अच्छा 1 प्लस 1 तो 2 बार 2 नहीं करेंगे ना, एक ही बार कर दिया। यहाँ फिर 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर ये 1, फिर ये अकेला 1, अब ये 1 प्लस 2 3, फिर 2 प्लस 1 3, फिर ये अकेला 1, फिर देखो तो 1 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और ये अकेला 1, फिर देखो तो ये अकेला 1 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, और ये अकेला 1। अब आप ध्यान से देखो, इसी को बोला जाता है पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल मतलब पास्कल एक मैथमेटिशियन था, ये एक साइंटिस्ट था, उसने तो बहुत सारे कांस्टेंट भी दिए, बहुत सारा उसने थ्योरी भी दिया अपना। उसमें देखो उसने ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करके दिखाया था सबसे पहले, कि इस ट्रायंगल का यूज़ करके आप देख सकते हो किस प्रकार मैंने, देखो अब x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से एक काम करता हूँ, इसको एक कुछ सेकंड के लिए मैं उठाता हूँ यहाँ से और ऊपर रखता हूँ। ऐसे बस दिखाने के लिए मैंने किया है। अब इसको और इसको साथ में देखो, देखो यहाँ 1 2 1 है ना, एक मिनट, देखो 1 2 1 x प्लस वाई होल स्क्वायर में आपको दिखा होगा कोएफिशिएंट 1 2 1, x प्लस वाई होल क्यूब में देखो 1 3 3 1, तो यहाँ भी आपको देखो कोएफिशिएंट 1 3 3 1 दिख रहा है। x प्लस वाई होल 4 में देखो 1 4 6 4 1, यहाँ भी देखो 1 4 6 4 1, है कि नहीं? x प्लस वाई होल 5 में देखो 1 5 10 10 5 1, देखो 1 5 10 10 5 1। इसके आगे भी आप आराम से लिख सकते थे, इसके आगे भी आप आराम से लिख सकते थे। यही पास्कल ट्रायंगल यूज़ करके आपको आगे का कोएफिशिएंट मिल जाता। ठीक है, वापस से मैंने उसे इधर ले आया। अगर आपको मन है कि x प्लस वाई होल 6 में क्या होगा सर, तो लिखो 1 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, और इधर अकेला 1। तो आप x प्लस वाई होल 6 बोल सकते हो आराम से। कैसे बोलोगे? x रेज टू 6, फिर x का पावर घटाते जाओ, y का पावर बढ़ाते जाओ, और कोएफिशिएंट में क्या क्या लिखते जाओ, 1 6 15 20 15 6 1, आ गया x प्लस वाई होल 6, है कि नहीं? अब इसमें और भी बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। जो फर्स्ट टर्म होगा देखो उसका हमेशा पहला टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा, लास्ट टर्म का भी जो कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जो सेकेंड टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x प्लस वाई में 1 होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर में 2 होगा, x प्लस वाई होल क्यूब में 3, होल 4 में 4, मतलब पावर जितना है सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट वही रहेगा, है कि नहीं? और सेकेंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी वही रहेगा। देखो ऐसे ही बढ़ रहा है, देख रहे हो ना? कॉमन से आपको बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन आप अच्छा रखोगे तो फिर आगे बहुत काम आता है। तो ये पास्कल ट्रायंगल आपने देखा, तो पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके किसी भी पावर को आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला बायनोमियल का आपको बताने वाला हूँ उसमें पास्कल ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन जो था उसके बारे में। पास्कल ट्रायंगल के अलावा एक और फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ करके कोई भी पावर n हो उसका एक्सपेंशन बताया जा सकता है। वो क्या होगा? वो होगा NCR के फॉर्म में, NC नॉट, नॉट मतलब ज़ीरो होता है, NC1 NC2 NC3, लास्ट तक बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हटाता हूँ, थोड़ा सा दूर रखता हूँ प्लस का साइन, NCR NCn-1, और लास्ट में NCn। ये एक ऐसा फॉर्मूला बन जाता है जिस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आपको 11th में भी करने को मिलेगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हो उसमें तो इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक बायनोमियल, इसी को कहते हैं बायनोमियल फार्मूला या बायनोमियल थ्योरम मैं लिख सकता हूँ। बायनोमियल थ्योरम यही कहता है कि x प्लस वाई होल रेज टू n इज़ NC नॉट x रेज टू। अब इन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हो। किन सब का वैल्यू?
इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैंने ऊपर बताया था n गिवन होगा, n 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक्सपैंड y + 2 रेज टू 6, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, आप पहले स्टार्ट करोगे 6c0 से इंटू y रेज टू 6 प्लस 6c1, y पे पावर घटाया 2 पे पावर बढ़ाया, पहले इधर था ही नहीं 2, फिर यहाँ पे 6c2, y पे पावर प्लस नहीं होगा बीच में, y पे पावर घटाया 2 पे पावर बढ़ाया, 6c3, y पे पावर घटाया 2 पे पावर बढ़ाया, 2 पे पावर ज़्यादा ही बढ़ा दिया, कम बढ़ाना था थोड़ा, 2 के बाद 3 होगा ना, फिर से 6c4, y के पे पावर घटाया 2 पे पावर बढ़ाया, 6c5, y पे पावर घटाया 2 पे पावर बढ़ाया, और एक लास्ट 6 से 6, y पे पावर घटाया तो y रेज टू 0 1 ही हो जाएगा, 2 रेज टू 6 आ जाएगा। है कि नहीं? समझ में आपको आ रहा होगा। इसको आप आगे भी एक्सपैंड कर सकते हो, आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6c0 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब एक एक करके आप निकालोगे, यहाँ अलग से मैं निकाल लेता हूँ। 6c0 क्या लिखेंगे? NCR, n फैक्टोरियल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाय r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ना कि 0। 1/1 = 1। इसीलिए देखो y6 का कोएफिशिएंट हमेशा 1 है ना, हमेशा जो पहला होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। आपने यहाँ भी देखा था, है कि नहीं? और देखो यहाँ भी कैलकुलेट करके वही आया। 6c1 चाहिए, वो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, = 6, है ना। ऐसे कर करके आप देख सकते हो वैल्यूज़ फाइंड किया जा सकता है। तो चलो मैं एक एक करके, आप 6c1 निकाल लिया, 6c2 करके धीरे धीरे आपको ये वैल्यूज़ याद होने लगेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, 62 का वैल्यू 15 आता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे आएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब मैंने दिमाग में ना कर दिया हो, इंटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं किया मैंने। 5 3 15 आता है। ऐसे चलो 6c3 भी निकाल लेते हैं, वो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, और एक 3 फैक्टोरियल, देखो मैं 1 लिखता नहीं हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके भी क्या फ़ायदा है, ये दोनों कैंसिल। 3 2 6, 5 इंटू 4 20, 6c3 आ गया। आगे आपका मन कर रहा होगा 6c4 निकालने का, बट क्यों निकालो? क्या 6c4 62 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। 6c5 करने का मन कर रहा होगा, क्यों निकालो? 6c5 तो 61 के इक्वल होगा। और 6c6 भी निकालने का मन कर रहा होगा, क्यों निकालो? 66 तो 60 के इक्वल होगा, है कि नहीं? देखो सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 60 का वैल्यू 1 आया इंटू y6, तो क्या y6 हो जाएगा? 6 के 1 6 होता है, इंटू 2 1 तो 1 ही होता है ना। 6 इंटू, चलो पहले लिख लेता हूँ, 6 इंटू 2 इंटू y5 प्लस 62 का वैल्यू क्या आया था? देखो 15 आया था। 62 15 लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर 4 लिख देता हूँ, y4 लिख देता हूँ। 63 का वैल्यू क्या आया था? देखो 63 आया था 20 इंटू 2 क्यूब होता है 8 इंटू वाई क्यूब, प्लस 64 का वैल्यू भी निकाला था, क्या आया था? 15 आया था, इंटू y² 2⁻6 4 क्या होता है? 16 होता है। 65 देखो क्या आया था? 1 आया। 65 क्या आया था? 6 आया था, इंटू y इंटू 2⁵ क्या होता है? 32, और 66 1 आया था, 2⁶ क्या होता है? 64। अब एक फाइनल में लिख देता हूँ। ये तो चलो ये आपको रफ वर्क में करना है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट रफ वर्क में करना है, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ। वैसे आप भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। y6 प्लस 12 y5 प्लस 15 इंटू 4 60 y4 प्लस 20 इंटू 8 कितना होगा? 160 y³ प्लस 15 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 15 इंटू 6 240, कितना? 15 इंटू 16 था ना, 240, हाँ बिल्कुल 240 आएगा। y² प्लस 32 इंटू 6 क्या आएगा? 192 करके आप देख लेना, है ना। 192 y
+64। ये अपना फाइनल आंसर आ गया ऑफ कौन से क्वेश्चन का, y+2⁻6 का, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको एक्सपैंड करने का बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, आप उसको सॉल्व कीजिए। चलो मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो आज का होमवर्क का सवाल है, आपको एक्सपैंड करके देखना है कि ऐसे लिखता हूँ, राइट, ज़्यादा नहीं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ 1 - 2y² 5 7। ठीक है, चलो मैं एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका जवाब। और मैं बिल्कुल सारे आंसर्स देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा हूँ, सारे आंसर्स मुझे दिख रहे हैं और कई लोग जवाब भी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻13⁻2⁰13। बहुत आसान है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।